अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं द ट्रेनर्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान लुबना शाहीन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम तालीम, ट्रेनिंग और कामयाबी की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सीख सकें, सुन सकें और आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली ला सकें। आज की लाइव सेशन में हमारे साथ एक नहायत ही काबिल और बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं जो अपनी फील्ड की माहिर तजर्बात का खजाना, और हम उनसे जानेंगे उनकी कामयाबी के राज, जिंदगी के सबक और वो टिप्स जो आपके सफर को मजीद बेहतर बना सके। मेरे साथ मौजूद है मिस मरियम जुल्फिकार, ट्रेनिंग वाली, जिनका ताल्लुक एक गांव से है लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। आपने एमफिल एजुकेशन किया है और तालीम के शोबे में 8 साल से ज्यादा का तजर्बा है। आपकी महारत सिर्फ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक महदूद नहीं, बल्कि आप पॉडकास्टिंग, वीडियो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग जैसे तख्लीकी शोबों में भी अपनी सलाहियत मनवा चुकी हैं। मिस मरियम से के साथ मेरा ज़्यादा ताल्लुक इस वजह से भी है गहरा कि वो मेरी टीचर भी हैं, मेरी मेंटोर भी हैं। रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में मैं इनकी अंडर काम कर रही हूँ, इनकी सुपरविजन में काम कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से वक्त ज़ाया किए बगैर हम मिस मरियम की तरफ चलते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया लुबना, इतने अच्छे अल्फाज में मेरा तारुफ करवाने के लिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपने बहुत कुछ बोल दिया है। अल्लाह करे ये सब कर लूँ। बहुत शुक्रिया। मैम, मुझे ये लगता है कि मैं अगर 1 घंटा भी आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स या आपके बारे में बोलूँ तो वो बहुत कम होगा। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, एजुकेशन के बारे में बताएं, आपने कहाँ से की, कैसे की, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं ताकि देखने वालों को पता चले कि मरियम कौन है, कहाँ से है और क्या करती है। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरीम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली है और मेरा ताल्लुक एक गाँव से है, और जिसका नाम करीवाला तहसील शाहकोट और उसका जिला ननकाना साहब है। मैंने अपनी जो मैट्रिकुलेशन तक की तालीम है, मैट्रिक मैंने अपने गाँव के एक प्राइवेट स्कूल से ही किया था। बहुत अच्छा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे आस-पास के जितने भी गाँव हैं, वहाँ के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते हैं। और वो स्कूल जो है वो एयरफोर्स से रिटायर्ड 2 एयरमैन हैं, उन्होंने बनाया, और बहुत अच्छा अभी तक वो चल रहा है माशाल्लाह से। और मैं उस स्कूल की अ, 10वीं स्टूडेंट थी, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले 10th क्लास को पढ़ाना शुरू किया था, जो उनकी अपनी ही बेटियां और भतीजी भांजियां और सारी मिला के तो उनको पढ़ा रहे थे। और फिर उन्होंने 2 क्लास से स्कूल को शुरू किया था। इससे पीछे कोई क्लास नहीं थी, और मेरी इससे पीछे कोई स्कूलिंग नहीं है। इससे पहले वाली जितनी स्कूलिंग है वो मेरी होम स्कूलिंग है, और डायरेक्टली मैंने स्कूल का स्टार्ट 2 क्लास से किया था। और फिर मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से अपने शहर जो तहसील है शाहकोट, वहाँ से मैंने अपना कॉलेज का सफ़र पूरा किया। और उसमें भी हम कॉलेज के इनॉग्रेटेड स्टूडेंट थे। कॉलेज का जो ये कैंपस था बिल्कुल ब्रांड न्यू ओपन हुआ था 2011 में, और हम वो पहला उनका इंटरमीडिएट का बैच थे जिन्होंने उनका पूरा जो बैच है इंटरमीडिएट का वो कंप्लीट किया था। सो ये भी एक समझ लें कि मेरी जितनी भी क्वालिफिकेशन या ये एकेडमिक्स है उसमें सारी चीज़ें शुरू ही हुई हैं जिनका मैं हिस्सा बनी। तो फिर इसके बाद जब मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी। और हाँ, मेरा भी सब बच्चों की तरह यही था कि मुझे भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, और पायलट्स और इन सब के साथ काम करना है एंड ऑल दैट। बट अब मैं उसको खुशकिस्मती समझती हूँ कि मेरा वो टेस्ट क्लियर नहीं हो सका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, और मेरा ये ख्वाब अधूरा रह गया और मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं बनी। हम्म। फिर मैंने एफएससी के बाद जो है वो मैंने अपना करियर परसू किया, जिसमें मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये नहीं हो सका तब क्या करना है। फिर मेरे बाबा ने ऐसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि एमफिल मैथमेटिक्स कर लो तुम ना, अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैथ शुरू से बहुत अच्छा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की थी और वो खुद पढ़ाते थे मुझे। ग्रेड 5 तक वो हमेशा मुझे खुद पढ़ाते थे। मेरी कोई ट्यूशन नहीं है, मैंने कहीं किसी से स्पेसिफिकली जाके कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली। सारी जितना भी था वो घर पे ही इंडिविजुअल सेल्फ लर्निंग है, या मेरे बाबा की स्टार्टिंग की जो बेस है वो उनकी बनाई हुई है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा मैंने कहीं अकेडमी या इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया था। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडमिशन मिल गया, आईईआर डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड फैकल्टी में।
तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में जब हम मेरा बैच और मैं जब इनरोल हुए तो वो वाला भी ये डिपार्टमेंट में जो डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी BSED के नाम से, जिसका मतलब ये था कि वो डुअल अच्छा। डिग्री प्रोग्राम था। उसके साथ एक बाय वन गेट वन फ्री का जो सीन था वो चल रहा था कि हमें BS करना था, बैचलर इन साइंस आप करेंगे, उसके साथ ही आपको BEd की डिग्री एडिशनल मिल जाएगी, जिसमें आपको BEd के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और बैचलर इन साइंस जो मैथमेटिक्स है उसके सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो वो जो BEd है मुझे सेपरेटली नहीं करना था, वो ऑलरेडी मेरी डिग्री में इंक्लूडेड था, तो ये एक प्लस पॉइंट था इसका। तो मैंने कहा अच्छा ये अच्छी बात है, और वैसे भी ये डिग्री स्टार्ट हुई है तो उसको कोई ना कोई स्कोप होगा, तो कोई मसला नहीं, आप एडमिशन हो गया तो ठीक है। वो भी हम सेकंड बैच थे, अभी पहला बैच भी कंप्लीट नहीं हुआ था, हम वो भी थर्ड सेमेस्टर में थे हमारे सीनियर, और हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो मतलब सेम टाइम पे ही हम दोनों का कंप्लीट होना था। तो एक तरह से वो उसकी भी रिग्रेटेड जो थी वो भी हम मेरे हिस्से में भी आई। और फिर इस तरह से पहला बैच कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि एटलीस्ट जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो 3 से 4 बैचेस जब आप कंप्लीट नहीं कर लेते तो आपको उस चीज के समझ में नहीं आता कि आप इसका फर्दर फ्यूचर क्या होगा, आपके स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीवमेंट्स कर दिया, ताकि नेक्स्ट आप अपनी एक हिस्ट्री बिल्ड कर सके, अच्छा ये हमारी अकम्पलिशमेंट्स है, ये अचीवमेंट्स है, इस डिग्री या इसको लेके आप परेशान नहीं हो, आप भी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल। इस तरह से ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। और इसके साथ ही साथ मेरा जो टीचिंग का करियर था, एज अ करियर तो नहीं मैं इसको कहूंगी, लेकिन टीचिंग का जो सफर था वो शुरू हो गया था। मैं ग्रेड 8 में थी जब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारे को जो 8वीं के एग्जाम्स के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद छुट्टियां हो जाती है ना एटलीस्ट 1 महीने की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करोगी। तो उन्हें पता था कि हम कभी ननियाल में नहीं जाते, हार्डली एक दिन से ज्यादा हम ननियाल नहीं रहते, और हमारा टाइम फिर छुट्टियों के घर पे ही गुजरता है, या तो पढ़ाई में या घर के कुछ काम मम्मी के साथ सीख लो और कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस सोऊंगी और क्या करना है मैंने। कहते ठीक है चलो जाओ जाके नींद पूरी करो ना। वापस आ गए घर, नींद पूरी करी, मैं सो रही है। दूसरा दिन था अभी मेरी छुट्टी का, तो मुझे 9 बजे कॉल आ गई पापा को कि मरियम को स्कूल भेज दे। मुझे सोई हुई को जगाया कि जाओ तुम्हें स्कूल में प्रिंसिपल बुला रहे। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ ना, अभी अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं, अब तो कोई भी नहीं है काम, तो मैं क्यों स्कूल जाऊँ। तो मुझे कहते हैं कि जब उन्होंने कहा है तो फिर जाओ। मैं स्कूल चली हम्म। गई। वहां गए तो पता चला कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक टारगेट दे रहे हो, मैं मरियम। हम आई वाज लकी वन ऑफ देम कि हमारी 24 स्टूडेंट की क्लास थी, और उनमें से हम 2 स्टूडेंट जो थे जिनको ये चांस मिला था, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड थी जो कि वाइस प्रिंसिपल की बेटी है। तो हम दोनों को बुला के कहा गया कि आपको 3 बच्चे हम दे रहे हैं, और इन 3 बच्चों को आपने बेसिकली जो है वो अल्फाबेट सिखाने हैं, इंग्लिश और उर्दू के, और काउंटिंग कुछ सिखानी है। अब वो 3 बच्चे वो थे नर्सरी क्लास के। हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप और इस तरह का गाँव में इतने सारे फैसिलिटीज नहीं होती, तो नर्सरी और प्रेप उन्होंने बड़ी अच्छे से मैनेज की हुई थी, तो उसी को कंटिन्यू कराते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको अल्फाबेट्स नहीं आते, और बच्चा लिख लेता है लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं है, रिकग्निशन नहीं है, तो उसको ये सिखानी है। और एक ऐसा बच्चा था जो कि क्लास में बैठता ही नहीं था, जिसको आप समझ लें कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर था उस बच्चे को, और बहुत अच्छा था पढ़ने में, लेकिन वो क्लास में नहीं बैठेगा, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब करके रखता था। टीचर्स हमेशा उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देते थे, तारे जमीन के बच्चे की तरह। तो वो समझती थी अब ठीक है, अब हमारी क्लास अच्छी चल रही है, और वो बच्चा बाहर अब पूरे कॉरिडोर में गर्दिश कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, दूसरी क्लास में देख रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वो बच्चा टिकता नहीं था। और स्कूल से भी नहीं हम उसको निकालते थे, क्योंकि वो बच्चा बहुत रेगुलर था, बहुत खुश था, और कोई ऐसी जो है ना डिसोबीडियंस भी शो नहीं करता था, सिवाय इसके कि वो क्लास में टिक के नहीं बैठ के पढ़ेगा। तो वो 3 बच्चे हमारे हिस्से में आए, और हम दोनों ने उनको पढ़ाना था। बट अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि हमने वो टारगेट अचीव कर दिया। बच्चों को अल्फाबेट्स वो अल्फाबेट्स लिखने भी आते थे प्रॉपर लाइनिंग के साथ, कि अच्छा कौन से स्काई लेटर्स हैं, कौन से क्रॉस लेटर्स हैं, और उर्दू में भी लेटर्स किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीजें। यूं एक वो सफर शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे यही बनना था और यही करना था, लेकिन मैं टीचिंग से बहुत भागती थी। मैं हमेशा कहती थी, मेरी टीचर जो पूछते थे तुमने क्या करना, तो मैं कहती थी एक टीचिंग नहीं करूंगी, बाकी सारे काम कर लूंगी, बस शायद यही काम था जो मुझसे मैंने नहीं करना था, बस करवाया गया। फिर जब भी मुझे ब्रेक मिलता अपनी स्टडी में, तो मेरे प्रिंसिपल इसी तरह मुझे बुला लेते हैं अपने जूनियर्स को पढ़ाने के लिए। मतलब मैं 9th ग्रेड में थी, तो फिर मुझे ब्रेक मिला एग्जाम्स के बाद, तो फिर उन्होंने बुला लिया 9th के स्टूडेंट्स को मैथ्स कराने के लिए। 10th ग्रेड के एग्जाम्स के बाद फ्री हुई तो 10th को मैथ्स कराने के लिए बुला लिया। इसी तरह एफएससी में जब जब फ्री टाइम मिला तब तक उन्होंने बुला लिया कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा ले आगे। बट एक्चुअली जो मैंने पर्सनली इस करियर को परस्यू किया वो मैंने अभी ग्रेजुएशन में किया।
वो इसलिए क्योंकि जब आप हॉस्टलाइज्ड होते हैं तो आपको लगता है जो घर की पॉकेट मनी है ना वो आपके लिए काफी नहीं है, आपके तो इससे नोट्स भी पूरे नहीं हो रहे, तो फिर बाकी चीजें कैसे पूरी होंगी। तो मैं बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड बनने की कोशिश में थी कि नहीं मुझे घर वालों को तक नहीं करना, वो जो भेजते हैं एक अमाउंट आती है दैट्स इनफ। अब हम 4 बहनें थी तो मुझे ये भी ख्याल होता था कि सभी पढ़ रही हैं और एक ही बाबा है जो सोर्स ऑफ फंडिंग और हम हमारे लिए सब चीजें कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। फिर मैंने ग्रेजुएशन में प्रॉपर अपनी टीचिंग का आगाज किया और फिर मेरी क्लासेस होती थी इवनिंग टाइम में 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक या 7-8 बजे तक जाती थी। तो मुझे सुबह में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं स्कूल को ज्वाइन कर सकती थी। फिर मैंने स्कूल को ज्वाइन किया और मैंने डिफरेंट स्कूल में पढ़ाया लाहौर के। इसके साथ ही साथ फिर कुछ ऐसा टाइम भी आ गया कि मुझे वो स्कूल क्विट करना पड़ा क्योंकि कभी क्लासेस मॉर्निंग में भी शुरू होगी। फिर मैंने ये किया कि मैं रात को ट्यूशन शुरू कर दी। अच्छा चलो ये नहीं तो कुछ और मतलब ऐसा था कि मैं चाहती थी कि मैं अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मुझे चाहिए और मुझे घर वालों को तंग नहीं करना। तो ये करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएशन पूरी होगी और काफी अच्छा चीजें को एक्सप्लोर करना मिल गया, बहुत सारी चीजें की। इसके साथ ही साथ हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब हम बीएड कर रहे थे तो हमारी 2 इंटर्नशिप्स हुई थी जो कि उन्होंने बहुत सिखाया और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। वो 2 इंटर्नशिप जो थी वो कंपल्सरी थी हर स्टूडेंट के लिए, हर किसी ने करनी थी। 40-40 दिन की इंटर्नशिप होती थी, एक 5th सेमेस्टर के बाद होती थी हमारी और एक 7th सेमेस्टर के बाद होती थी। और उसमें हमें जो पहला एक्सपीरियंस था वो गवर्नमेंट स्कूल का दिया गया। दूसरी बार में हमें पता चला, हम तमाम फ्रेंड्स को, हम 7 फ्रेंड्स का ग्रुप होते थे कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, आप अगर चाहो तो आपको आपके जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे ना इस टीचिंग के वर्कशॉप जिनको कहते हैं आप बीएड की लैंग्वेज में, और हमारा इसको कहते थे स्टूडेंट टीचर डिपार्टमेंट, कि ये स्टूडेंट टीचर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर थे जो एचओडी थे वो असाइन कर देते हैं। अगर आप उनको एप्लीकेशन लिख दें कि नहीं मुझे लास्ट टाइम गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया तो आप इस बार मुझे प्राइवेट का करा दें, तो आपको करा देते हैं। तो फिर हम सबने इस बार सोचा कि हम सब प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और एक साथ जाएंगे, तो वो भी लकीली हमारा ये काम भी हो गया। और फिर मैंने प्राइवेट स्कूल से बहुत सीखा, तब मुझे समझ में आया कि बेचारे प्राइवेट स्कूल वाले इतना क्यों रोते रहते हैं और इतना काम बेचारे वो कहाँ से उनको मिलता रहता है। और लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की एक पर्सनैलिटी, एक ग्रूमिंग बहुत डिफरेंट होती है गवर्नमेंट टीचर से। और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो बहुत ज्यादा चक्की में पिसता है, वो बहुत सारी चीजें सीखता है। और गवर्नमेंट टीचर, सॉरी टू से, माजरत के साथ मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक बता रही हूँ कि मैंने उनको देखा कि हम इतने बूढ़े हो चुके होते हैं, हमारी एक सर्टन जो कैपेसिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है, फिर भी हम इस कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं होते कि हम उस कुर्सी को छोड़ के किसी और यंग को, किसी और डिजर्विंग को वो चांस दे दें ताकि वो आके एग्जैक्ट बच्चों की जो नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। अब वहां में जितनी भी लेडीज थी उनमें से मोस्ट ऑफ द लेडीज जो थी वो बहुत ज्यादा ओवर एज थी, लाइक 40+ थी। उनमें से किसी को डायबिटीज थी, कोई अपने मतलब किसी के लीवर का मसला, किसी के डाइजेशन का मसला, मतलब हर किसी को कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम था। कि एक तो ऐसी थी अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, उनके अर्थराइटिस था उनको, मतलब वो सही से खुद चल नहीं पा रही, तो वो किस तरह से क्लास में खड़े होकर कुछ भी डिलीवर करेंगी या कोई भी काम कराएंगी। तो ये बहुत सारे सिनेरियो थे जो हमने वहां देखे और इन चीजों को एक्सपीरियंस किया। फिर मुझे ग्रेजुएशन के बाद मेरे टीचर ने मुझे मशवरा दिया कि बेटा आप तब तक अपनी एमफिल नहीं करना, क्योंकि उनको पता था मैंने एमफिल करना है। तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे कहते क्या करी हो आजकल, मैंने कहा कुछ भी नहीं फ्री हूँ। तो कहते नहीं करना एमफिल, मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं करती, फिर मैं कब करूंगी। तो कहते कि आप अभी एमफिल नहीं करो जब तक कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं आ जाती, कोशिश ये करो कि अपनी फीसेस खुद पे करो, तो कोई जॉब ढूंढो, पहले जॉब ढूंढो और फिर ये करना। और उन्होंने लास्ट हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे सबको यही कहा था कि आप लोगों ने किसी ने भी तब तक एमफिल नहीं करना या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेना है, मास्टर ये कुछ भी आपको करना वो नहीं करना जब तक कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो रहे सारे। ये बहुत जरूरी है ग्रेजुएशन के बाद। ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अप्लाई किया लाहौर के बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एज ए प्रोफेशनल। इससे पहले जो मैंने जॉब्स की थी वो बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि आप जहाँ पे भी जाएंगे एक्सपीरियंस लाओ, अब एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं प्रॉपर तो वो आपको रखेंगे नहीं। तो फिर मुझे छोटे जो फ्रेंचाइज स्कूल हैं उनमें पढ़ाने का ही मौका मिला था, बट दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जो मुझे इतने अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला और मेरी बहुत बड़ी विश थी जो पूरी होगी। और मेरा पहला इंटरव्यू था और हम 7 लोग थे एंड आई वाज वन ऑफ देम एंड आई वाज सिलेक्टेड।
मैं बहुत हैरान थी कि वो लोग जिनके पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे साथ जो इंटरव्यू में थी वो इंजीनियर्स तक थे, मतलब कोई मैकेनिकल इंजीनियर थी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बट दे वर ऑन दिस जॉब एज अ मैथ्स टीचर। तो मेरी हायरिंग होगी और उनमें से हम दो लोग हायर हुए थे, एक थी वो एमफिल मैथमेटिक्स थी, वो हायर हुई, आई वाज द ग्रेजुएटेड वन और मैं हायर होगी। बाकी उन्होंने 5 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। अब और वो स्कूल भी बिल्कुल स्क्रैच से हमने शुरू किया था, उसकी बिल्डिंग सिर्फ हमें बना के दी गई थी और उसके बाद कहा गया था इसको डेकोरेट भी आपने करना है और 1 हफ्ते बाद हमने स्कूल शुरू करना है। अब वो 1 हफ्ता हमने दिन रात एक करके, जितनी हमारी कैपेसिटी थी टीचर्स की सबकी, बहुत अच्छा हमारा जो फर्स्ट बैच इंडक्ट हुआ था बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव थे, सबने एक दूसरे की बहुत हेल्प की, आर्ट टीचर को बहुत सपोर्ट किया और हमने उस पूरे स्कूल को अपने मैक्सिमम डेकोर किया। उसके बाद फिर हमारा वो मेरा वो सफर शुरू हुआ टीचिंग का। मैंने 5 साल तक उस स्कूल में पढ़ाया और बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा काम किया, और 5 साल के अंदर अंदर हमने उस स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल कर दिया कि उसकी सारी चीजें मैनुअल से डिजिटलाइज हो गई। और जब हम उस स्कूल को जो फर्स्ट बैच था, आखिर में हमारे सिर्फ 2 लोग रह गए थे जो फर्स्ट बैच के वहां पे थे, बाकी सब हम लोग छोड़ गए और हम लोग इंडक्ट हुए थे, कोई 25-27 टीचर्स इंडक्ट हुए थे। ग्रेजुअली एंड स्लोली हर कोई अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग छोड़ता गया, क्योंकि जब भी कोई चीज नई शुरू की जाती है तो वो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं, हर चीज एक नए तरीके से करनी पड़ती है, 10 बार करके समझ आती है ये गलत है, इसको इस तरह सही किया जा सकता है, बहुत सारी गलतियां होती है, ये सारी चीजें। तो उसके बाद फिर मेरा अभी 2 महीने हुए थे, तो मैं दोबारा अपने टीचर के पास गई और मैंने जाकर उनको बताया अपने प्रोफेसर साहब को कि मेरी जॉब हो गई। मेरे कहते आज क्यों आई हो? मैंने कहा मैं एमफिल के एडमिशन के लिए आई हूँ। तो कहते जॉब होगी तुम्हारी, कहाँ जॉब कर रही हो? मैंने कहा हाँ जी मेरी जॉब होगी। कहाँ जॉब कर रही हूँ? मैंने बताया। कहते आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ मैं वाकई जॉब कर रही हूँ और मैं यही लाहौर में ही रह रही हूँ। तो कहते ठीक है अप्लाई कर दो, लास्ट डेट ये है और अप्लाई कर दो फिर देखो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कोई प्राइवेट स्कूल की वजह से कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी प्रिपरेशन भी कर लो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार टेस्ट देते हैं, देखते हैं कितना पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन का पढ़ा कितना काम आता है और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया एंड टॉप 10 में मेरा नाम था और फिर मैंने अपना एमफिल का जो एडमिशन था वो भी फीस सबमिट करी और सब कुछ हो गया। और लकीली मेरा एमफिल में रोल नंबर 1 था, तो जो कुछ भी होता था रोल नंबर 1 से ही शुरू किया जाता था। और सबने में बहुत चिढ़ जाती थी कि भाई मुझे नहीं आता कोई प्रेजेंटेशन कोई क्विज कुछ नहीं भी प्रिपेयर होता। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, दोस्त बहुत अच्छे थे, क्लास वाले बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमेशा कोप अप किया, ग्रुप स्टडीज में भी सब चीजों में, तो वो भी हो गया। तो साइड बाय साइड मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी बहुत अच्छी चल रही, क्योंकि वो वीकेंड बेस होता था सैटरडे संडे और बाकी 5 दिन मेरी जॉब होती थी, तो इस तरह से वो भी मैनेज हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने 2023 के लास्ट तक वो 2024 में अप्रैल तक मैंने वो जॉब की, 5 साल पूरे किए और उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर मुझे अपने घर वापस आना था क्योंकि मेरा एमफिल भी पूरा हो गया था और एक अच्छी जिसे कहते हैं कि सीवी भी बन गई, कि मेरा बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड भी बन गया कि मैंने अच्छा एक अच्छी जगह सर्व किया है, ये सारा कुछ। और जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि यहाँ के स्कूल और स्कूल में तो बहुत ही डिफरेंस है, मैं यहाँ पे नहीं जॉब कर पाऊंगी। मैंने 2 4 स्कूल में अप्लाई किया, बहुत कुछ देखा, पर आई फेस लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं बता नहीं सकती कि मैं एकदम सर पकड़ के बैठ गई मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस भेज दी। तो अब मैं वापस तो जाना नहीं था क्योंकि घर वालों को भी जरूरत थी और मुझे घर ही रहना था अपने अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत देर में लाहौर मेरी मैंने कोई 10 साल लाहौर में गुजारे और अब वापसी का ही टाइम था। फिर मैंने सोचा मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने यहाँ नहीं पढ़ाना। तो बाबा कहने लगे फिर घर पे रह के क्या करोगी, तुमने 1 हफ्ते के बाद फिर रट लगा देनी है मुझे जॉब करा दे, मैं नहीं घर पे बैठ सकती, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं। फिर लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया। 2024 मार्च में मेरी पहली क्लास थी 15 मार्च को, और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन एज ए स्टूडेंट किया था, मैंने कुछ बहुत बड़े ख्वाब सोच के नहीं ज्वाइन किया था कि मैंने बहुत बड़ा कर लेना है, मैं कुछ अच्छा करूंगी, इस सिस्टम में क्या होगा क्या नहीं। शुरू में मुझे बहुत रिजर्वेशन थी, बहुत डर भी था, पता नहीं क्या कराएंगे क्या होगा। और फिर जब मैं 3 दिन क्लासेस ली तो मुझे पहले 3 दिन तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ना मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना साइंस पढ़ा रहे हैं, मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है, मैं क्या करूँ इन चीजों को, मेरे तो फिर लेना देना नहीं इन चीजों से। हाँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत प्यार था शुरू से, और मेरे और जितना कुछ भी सीखा मैंने खुद ही ये सारी चीजें कर करके और अपनी रूममेट्स और अपनी क्लास वालों से उनसे पूछ के
जैसे कि यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड तो आ ही जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप ये सीख लेते हो। फिर कुछ चीजें और ऐसी इधर देख उधर देख यूट्यूब से कर कर आके तो वो भी समझ में आना शुरू होगी। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आई तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि जो हम कंप्यूटर का यूज कर रहे थे वो तो कंप्यूटर का यूज था ही नहीं। असल में कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आपको आना चाहिए इस तरह कि आप अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सको, आप अपने लिए कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा काम कर सको जो कि आपको नहीं, आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी फायदा दे। और फिर हम जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे थे वो तो प्रॉपर नहीं था। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस तरह से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हो गया। आफ्टर 2 हफ्ते के बाद मुझे जो है वो जब फैसिलिटेटर अनाउंस कर दिया गया कि आप जो क्लास को इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगी, और सर दौलत ने जो है वो बैकअप देना छोड़ दिया। और 1 महीने के बाद आई वाज लकीली अपॉइंटेड एज वाइस प्रिंसिपल ऑफ रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, 6 मई 2024। आई कांट फॉरगेट दैट डे। और उस दिन मुझे वाइस प्रिंसिपल अनाउंस किया गया था। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी काम करी हूँ। फिर उसके बाद जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता और सर दौलत, सर रिहान हमेशा कंसिडर करते कि ऑनलाइन में मरियम है जो हमारे साथ ये काम कर सकती है। आई वाज ऑलवेज ऑलवेज इन दैट एवरी प्रोजेक्ट। और फिर हमने रिहानी आई टीचर्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया लास्ट अक्टूबर में 2024 में। और उसका पहला बैच भी मुझे होस्ट करने का ये शर्फ हासिल हुआ। आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक हम जो है हमारी अब बहुत अच्छी टीम है रिहानी आई टीचर्स इंस्टीट्यूट के लिए। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह से 12 बैचेस जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। मतलब अभी हमारा 11th और 12th बैच इज प्रोसेस, लेकिन हमारे 10 बैचेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये थी मेरी कहानी जो कि काफी लंबी होगी। बहुत मजे की कहानी है मैम आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग और इन फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो भी आपने स्कूलिंग की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बैच, सारा फर्स्ट फर्स्ट था आपका बैच, मतलब आप स्टार्टिंग के लोगों में से थी। हमेशा एक ये सोच होती है ना कि अपने बच्चे को या हम खुद भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहां पे पहले से स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जिसकी रेपुटेशन का हमें पता हो। तो आपने एक तो ये वहां पे एडमिशन मिल गया, फिर कैसे एक तो स्टार्ट किया, फिर पीछे क्या ऐसी मतलब बैक पे स्टोरी थी या सपोर्ट सिस्टम था कि नहीं जाना है तो इधर ही जाना है? क्योंकि एक डर भी होता है ना कि ये नाकाम भी हो सकती है चीज। तो ये इस की तरफ से कैसे आपने मतलब एक्सेप्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, अगर ये बैच स्टार्ट भी हो रहा है तो ठीक है इसी में कर लेते हैं? जो स्कूल की बात है तो स्कूल पे ट्रस्ट मेरा नहीं था तब तो। मैं तो बहुत ही छोटी थी, मुझे तो पता ही नहीं था ना। मैं बस इसलिए खुश थी कि शुक्र है मेरी बहनें बहुत दूर जाती हैं, मेरा स्कूल जो है वो 2 मिनट की वॉक पे है, मैं तो जल्दी घर वापस आ जाया करूँ। दैट्स इट, मेरी ये खुशी थी बस। और स्कूल वालों पे ट्रस्ट बाबा का ज्यादा था, क्योंकि वो जो दोनों भाई जिन्होंने स्कूल को शुरू किया हुआ है वो बाबा के बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे और बाबा के बैचमेट भी रहे एयरफोर्स में। तो इस वजह से उनका ट्रस्ट उन पे काफी ज्यादा था। और फिर उनकी डेडिकेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और स्टिल वो बहुत डेडिकेटेडली अपने स्टूडेंट्स पे काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और मैं ये बताती चलूँ कि हमारे इस स्कूल को ये डिस्टिंक्शन हासिल है यहाँ पे कि इस स्कूल के बच्चे की हर बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोजीशन लाजमी अब होती है। तो ये बहुत बड़ा एक बेंचमार्क है जो कि अब माशाल्लाह से स्कूल को मिला। हाँ, स्टार्टिंग में रिजर्वेशन सारे पेरेंट्स की शायद बहुत ही कि अच्छा पता नहीं क्या ही कर देंगे, ये 2 लोग हैं, क्या स्कूल चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही बात सर रेहान वाली के सिस्टम बनने में देर लगती है, तो ग्रेजुअली एंड स्लोली सिस्टम बन गया उनका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब हम जहाँ पे हम सिर्फ 2 टीचर्स को देखते थे, मतलब दो, एक वो भाई खुद होते थे और साथ में 2 टीचर्स और होती थी, जिनमें एक उनकी अपनी भतीजी थी। दोनों बल्कि उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स ही थे जो उनके साथ असिस्ट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके पास 27 टीचर्स का स्टाफ है, जिसमें अलाइड स्टाफ सेपरेट है, टीचर्स का स्टाफ सेपरेट है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सेपरेट है और जो स्टाफ हेड है वो अलग है। तो एक अच्छा हायरार्की है उनके पास अब माशाल्लाह से। अब बहुत अच्छा ट्रस्ट है। और जहाँ तक कॉलेज की बात हुई तो कॉलेज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का वो पहला जो कैंपस था वो यहाँ बनना था हमारे गाँव में। असल में बात ये आ गई थी कि ट्रस्ट शायद कुछ था या नहीं था, ये भी बात बाबा को पता है, क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे कोई इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ इस चीज की खुशी थी कि अच्छा मेरे मैं भी अब अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ी हूँ। दैट्स इट। अब के बच्चे को ये बहुत अच्छे से बच्चा कि नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं है, ये स्कूल अच्छा है, यहाँ पे ये ड्रॉबैक्स है, यहाँ के ये ड्रॉबैक्स नहीं है। लेकिन जब मेरा टाइम था तो मेरे लिए यही खुशी काफी थी कि मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। द सेकेंड थिंग इज दैट कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, द बेस्ट फ्रेंड। हमने ग्रेड 4 से वी वर द बेस्ट फ्रेंड्स और फिर हमने ग्रेजुएशन तक एक साथ पढ़ा।
कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ सारी हमारी साथ थी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था कि अच्छा चलो हम दोनों साथ होंगे और कुछ ये पढ़ लेंगे। दूसरा, वो कॉलेज का जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, वो वेल ट्रेन्ड स्टाफ था, जो कि फैसलाबाद और शेखपुरा के कैंपसेस दोनों को मर्ज करके यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। तो इस तरह से वो सब हुआ। और जहां तक रही यूनिवर्सिटी की बात, वहां जाके वाकई एकदम से फिर हमें भी रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ गलत तो नहीं हो गया फैसला। क्योंकि हमारे सीनियर्स बहुत डरे हुए थे, उनको खुद भी नहीं पता था हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो हमें ये बात रियलाइज हुई थर्ड सेमेस्टर में जाके, जब हमें यूनिवर्सिटी समझ में आने लगी। पहले तो हमें शौक ही बहुत था ना कि हम यूनिवर्सिटी में आ गए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ये ख्वाब होता है बच्चे का कि हम वहां पढ़ने जाए एंड ऑल दैट। तो और मेरी फैमिली में आई वाज वन ऑफ देम, मैं वो एक ही हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। बाकी बहुत सारे मेरे और मेरी बहन, पहली मैं थी और दूसरी मेरी बहन है जो हम दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। वरना बाकी सब हमारे कजन यूईटी उसमें जीसीयू में पढ़े हुए हैं, और जीसीयू के अलावा जो है वो यूई में और ये रिफा यूनिवर्सिटीज उनमें पढ़े हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं पढ़ा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्रेडिट था। बाकी ग्रेजुअली स्लोली फिर वही बात कि आप जिस चीज को जितना अच्छा बना लेंगे आपका उतना अच्छा वो बन जाएगा। अच्छा अच्छा मैम, ये बताएं कि जैसे घर की बेटी को एक गांव से दूर इतने बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजना, ये बहुत मुश्किल होता है। और 10 साल जैसे आपने बताया कि मतलब आपने गुजारे, एक तो ये बताइए कि क्या क्या मुश्किलात आपने वहां पे फेस की, डेफिनेटली बहुत की होंगी, एज अ फीमेल मैं इस चीज को समझ भी सकती हूँ। और दूसरा ये कि आपने जिद की थी जाने की, या आपके घर वालों की तरफ से था कि नहीं आपने जाना है लाहौर और पढ़ना है और आगे परस्यू करना है अपना कैरियर? मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एम्बिशियस रही। और जैसे कि आपने खुद मेरे बारे में बताया कि मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब है, तो ये वाकई मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब है। जो कि मेरे खानदान वालों को लगता है ये पागल है, ये बच्ची हमारी नहीं, ये बहुत ही पागल है, ये बहुत अजीब सोचती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने हर वो काम उल्टा किया जो कि मेरे खानदान वाले सोच भी नहीं सकते थे। मतलब मैंने जब एफएससी प्री इंजीनियरिंग शुरू की तो मेरे दादाजी घर पे आके मुझे समझाते थे, 2-3 बार आके समझाया उन्होंने। 6 महीने तक उनका यही रहा कि देखो एफएससी प्री मेडिकल कर लो, फला ये करिए, फला वो करिए। तो मुझे था कि भाई मुझसे बायो पहले नहीं पढ़ेगी, मैंने बहुत मुश्किल पढ़ी, मैं अब कैसे पढ़ लूंगी। लेकिन शायद उनको लगता था नहीं बायोलॉजी ही लड़कियों के लिए फील्ड है, इंजीनियरिंग लड़कों का काम होता है, लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन इस सारे काम में सपोर्ट रही पापा की, उन्होंने कभी नहीं मना किया था कि आपने कुछ नहीं करना। वो हमेशा ये कहते थे कि हम असल में हम बहनें चार जो हैं, ददियाल में भी हम बेटियां ज्यादा हैं और ननियाल में भी हम बेटियां ज्यादा हैं, और हमारा भाई सबसे छोटा था। तो मेरे बाबा का ये मानना था कि मैं अगर अपनी बेटी को कुछ दे सकता हूँ ना तो वो इनका अच्छा करियर है, वो इनका अच्छा फ्यूचर है। तो मैं किसी को भी किसी चीज से मना नहीं करूंगा, जिसने जो करना है ना वो अपने ओन पे कर ले। हाँ, उन्होंने ये जरूर बात समझाई जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी हमें मुझे छोड़ने गए, और बहुत मुश्किल लगा जब वो छोड़ के निकलने लगे हॉस्टल से। तो पहले तो बड़ी खुशी थी कि कोई बात नहीं कि हॉस्टल आ गए थे, उस तरह मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। लेकिन जब वो निकलने लगे तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे लेके जाए, मैं तो नहीं यहाँ रहना, मैं तो अकेली कभी नहीं रहूंगी यहाँ पे। क्योंकि मैंने बताया कि हम ननियाल भी नहीं जाते थे, हम एक दिन से ज्यादा ननियाल नहीं रुकते थे। और वो दिन या तो अपनी साथ रुकती थी या बाबा रुकते थे, फिर अगले दिन हमें साथ ही वापस लेके आते थे। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। तो शुरू का टाइम बहुत मुश्किल था फैमिली के बगैर रहना। मैं हमारे हॉस्टल के बिल्कुल थर्ड फ्लोर पे वो ये क्या कहते हैं इनको, गीजर्स लगे हुए थे। एक रात में ऐसा था कि हमें हार्डली तीसरा दिन था अभी, तो मैं पहले 3 दिन तो मैं हमेशा रजाई में छुप के रोती रही, और मेरी रूममेट्स को पता नहीं चलता था या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि मेरी रजाई ना बहुत हैवी थी, वो जैसे कहते हैं ना देसी कॉटन और इस तरह की। मेरी रूममेट को लगता था ये सो रही है, और जब मैं सुबह उठती थी मेरी आंखें स्वेल और रेड हुई होती थी और सारी रात नींद नहीं आती थी। तो फिर उनको समझ आता था ये बच्ची तो रात रोती है, फिर वो सुबह उठ के समझाती हैं और फिर बड़े प्यार से नाश्ता कराती है ऑल दैट। वो बहुत अच्छी थी अलहमदिल्ला, मेरी रूममेट जो थी वो सीनियर थी हमसे काफी ज्यादा एज में, और बहुत अच्छी भी थी। और फिर मेरी फ्रेंड भी इसी तरह वो भी रोती रहती थी, क्योंकि हम लोग दोनों हमारे रूम एक दूसरे के ऊपर थे, एक रूम में नहीं थे हम। ये भी एक चीज थी जो हमें फील होती थी। फिर खैर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वो जो गीजर थे रात बहुत ज्यादा हो गई, रात तकरीबन 10 बज गए थे, और सर्दियों की रातें तो 10 बजने का मतलब है कि अच्छी खासी रात है। मैं वहां बैठ के रो रही ना, तो एक आंटी आ गई, उन्होंने देखा यहाँ पे कोई आवाज आ रही है किसी बच्चे की, लेकिन नजर नहीं आ रहा वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। और मैं छुपी हुई थी और इतनी सी जगह थी गीजर के साइड पे कॉर्नर में, तो मैं वहां बैठ के रो रही थी ताकि किसी को पता ना चले, और अगर पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा मैं रो रही इतनी बड़ी होके। वो ना एकदम से आई टॉर्च लेके, तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, तो मुझे ना पकड़ के अपने गले लगा दिया। उनकी जी की अम्मी आई हुई थी हॉस्टल में ना, वो देखे थे क्या हुआ है।
मैंने ऐसे रोते रोते कह दिया मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है ना। तो मुझे ना वो अपनी बेटी के रूम में नहीं, वहां बिठा के फिर समझाने लगी, बताने लगी। तो फिर उनकी बेटी से उन्होंने फिर मिलवाया। तो वो तब सीएसएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, और उनकी एग्जाम्स क्लियरेंस हो गई थी, सुबह उनका इंटरव्यू था। तो वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए 2 रातों के लिए स्टे करने के लिए आई थी। तो जब उन्होंने उनसे मिलवाया ना, फिर उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की। तो वो बहुत बड़ी मोटिवेशन बनी मेरे लिए कि अच्छा, अगर ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वो सब कुछ करोगी जो तुम करना चाहती हो, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, और कभी घर में ना बताना कि तुम्हें डर लगता है यहाँ पे, या तुम्हें रोना आता है, तुम यहाँ के खाने से या किसी भी चीज से परेशान हो, ये ना बताना। जिस दिन तुमने ये बताया ना, उस दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहना शुरू हो जाएंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वापस आ रहे हो। तो ये एक बात फिर मुझे बहुत कुछ सिखा दी, और उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं कहा मुझे घर जाना है। मैं जितना भी रोती थी, परेशान भी होती थी, मैंने बहुत कुछ फेस किया। इंडिपेंडेंट ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए। आई डिड इट, रातों को, दिन में, यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए कभी कभी बहुत रात हो जाती थी, तो करना पड़ता था। कभी ऐसा भी होता था कि पॉइंट नहीं मिल रहा, और आपको सडन एक पॉइंट पे उतार देते थे और कहते थे अब आगे यूनिवर्सिटी का बस नहीं जाएगी, अब आप यहाँ से खुद जाएंगे। तो फिर हमें वहां से पैदल भी चल के आना पड़ता था। और नॉर्मली ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना कि अगर लड़की जा रही है तो लड़के पीछे नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। या वो आवाजें नहीं कसें, या आपका मजाक नहीं उड़ाए, या कुछ ऐसी बातें नहीं करे, तो ये तो पाकिस्तान में होना नहीं। तो ये सारी चीजें तो फेस करनी पड़ती हैं जब आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ करना है और कुछ डिफरेंट करना है। तो बहुत मुश्किल था। और फिर एक टाइम पे ऐसा भी आता था कि मेरे बाबा को ये सुनना पड़ता था, लोगों, हमारे फैमिली मेंबर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो 4 बेटियां, तुमने खामखा इतना पैसा जाया किया अपना इन पे लगा के ना, तुम इनकी शादियां करो, इनकी एज होगी, ब्याह हो, और ये अपने घर की हूँ और तुम्हें भी सुकून हो। तो मेरे बाबा हमेशा यही कहते थे कि मैं ना तुम लोगों से कभी किसी चीज का सवाल किया है, और ना उन लोगों ने कभी कुछ तुम लोगों से कहा है। तो तुम लोग उनकी परेशानी लेना छोड़, जो उनके हम नसीब में है, जो मुकद्दर में है, उनको मिल जाएगा। लेकिन जो मैं कर सकता हूँ ना, वो मैं करता रहूँ। और मेरी सब बेटियां पढ़ेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब बहनें बहुत अच्छा पढ़ी। मेरी आपा जो थी, वो पढ़ाई में, जैसे हर बच्चा बहुत अच्छा नहीं होता हर फैमिली का, वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो उनकी सिर्फ इंटरमीडिएट ही था, और उनकी एजुकेशन के बाद उनकी शादी होगी, क्योंकि वो खुद परसू नहीं करना चाह रही थी। बाबा ने उनसे पूछा था, तो उनकी शादी होगी। उसके बाद जो मुझसे छोटी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टाफ नर्स हैं पेन्स में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में। और वो अब माशाल्लाह से अपनी 2 स्पेशलाइजेशन इसके साथ कर चुकी हैं, और तीसरी स्पेशलाइजेशन आजकल कर रही हैं। और उनके 2 बच्चे हैं, और जॉब भी करती हैं, और साथ में पढ़ भी रही हैं। उसके बाद मैं हूँ जो आपके सामने, और जो मुझसे छोटी हैं उन्होंने एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है, और एपीएस में भी पढ़ा चुकी हैं। और अभी हाल ही में उनके कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वो नहीं करी। सो जो कुछ वो हमारे लिए कर सकते थे वो यही था कि उन्होंने हमें इतना अच्छा फ्यूचर दिया कि अल्लाह ने करे कल को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम इंडिपेंडेंट अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा, मैं मिस मरियम एक ये बताएं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, बीएस मैथमेटिक्स में, फिर भी साथ ही बीएड, और फिर एमफिल एजुकेशन में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, मतलब ये कैसे? एमफिल आप कर सकती थी मैथ्स में या डिफरेंट किसी और सब्जेक्ट में, तो एजुकेशन क्यों चूज किया? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी मैथमेटिक्स में ही, और मैंने फर्दर ग्रेजुएशन मैथ्स को ही परसू कर दिया। लेकिन जब बारी आई एमफिल की ना, तो ये हुआ कि मैंने जैसे बताया कि मैं जॉब शुरू कर दी थी, और जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे साइकोलॉजी ही पढ़नी चाहिए। क्योंकि मुझे बच्चों को देख देख के, उनके बिहेवियर को पढ़ के समझ में आना शुरू हो गया था कि इतना आसान नहीं है। आप अगर ये चाहते हो कि आप किसी को तब्दील करना चाह रहे हो, या आप किसी को में थोड़ा सा भी चेंज पॉजिटिवली लाना चाह रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा ये चीजें समझनी पड़ती हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और असल में ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। तो उसको डायग्नोज करने के लिए आपको फिर बहुत सारी चीजें खुद में भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसी करियर की वजह से जब मैंने अपने सर के साथ ये बात शेयर की कि अच्छा मैं ये जॉब कर रही हूँ इस तरह, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आप इसी में एमफिल करो। मैथमेटिक्स को छोड़ना चाह रही हो तो छोड़ दो, बेशक डबल एमफिल कर लेना, बाद में एमफिल मैथमेटिक्स कर लेना अगर चॉइस हुई तो, या पहले वो कर लो, ये बाद में ये कर लेना, लेकिन ये करना जरूर। उन्होंने मुझसे पूछा आपका क्या इंटरेस्ट है। मैंने कहा मुझे ना बिहेवियर पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कि अच्छा ये हो तो ये हो जाता है, ये इस तरह करो तो इस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। और उन दिनों में डाइवोर्स रेट्स बहुत हाई थे बच्चों के, जैसे कहते हैं स्कैटर्ड चाइल्ड, बहुत ज्यादा एक डिसऑर्डर समझ में आ रहा था। किसी के अम्मा अब्बा साथ नहीं है, किसी के सेपरेशन हो चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने कोई 3 से 4
केसेस जैसे अपने स्टूडेंट्स के सुने, तो मुझे बहुत दुख होता था कि इतनी छोटी सी एज में इतने छोटे से बच्चे को ये कैसे रियलाइज हो गया कि मेरी मामा मेरे साथ नहीं। तो फिर मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप इसमें कंटिन्यू करना। फिर उसमें भी मैंने असेसमेंट एंड एवेल्युएशन में इसको कंटिन्यू किया था, ताकि ये जो एग्जाम्स और ये सारी चीजें होती हैं उनको किस तरह से एवेल्युएट किया जा सकता है, क्या चीजें होती हैं, फिर मैंने उसको पढ़ चुकी था। साइकोलॉजी मैंने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि रीजन ये थी कि वो जो हमारे टीचर के असिस्टेंट पढ़ाते थे वो मुझे पर्सनली कोई पसंद नहीं थे, तो मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। मैं इनसे पढ़ने से बेहतर है कि मैं दूसरे टीचर से पढ़ लूँ और वो अच्छे पढ़ाते हैं और खुद पढ़ाते हैं, तो मैं वो पढ़ लूँ। तो फिर इसलिए मैंने वो पढ़ ली, तो मैंने ये छोड़ दिया सब्जेक्ट। अच्छा, सही हो गया। अच्छा मैम, आपने जो है वो आप ननकाना साहब से ताल्लुक रखती हैं, तो वहाँ के बारे में क्या चीज़ मशहूर है, थोड़ी सी बताएं। ननकाना साहब में जो मशहूर है वो बाबा गुरु नानक का यहाँ पे मैं क्या कहूँ उसको, क्या बोलेंगे उनको, कि वो यहाँ पे दफन है। और यहाँ पे जो सिख है उनका एक बहुत बड़ा मेला होता है हर साल, उनका वो एक त्योहार होता है जो वो यहाँ आते हैं। ये ननकाना साहब के बारे में बहुत मशहूर है। और जो मैंने खुद भी जब वो गुरुद्वारा देखा तो मैं बहुत हैरान रह गई कि माजरत के साथ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हम मुसलमान होके या कोई भी दूसरे रिलीजियस में मैंने इतनी ताजीम और तकरीम नहीं देखी जितनी मैंने उनकी देखी, और जितनी मैंने उस पूरी बिल्डिंग को देखा था। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुझे जो है वो हमेशा इंस्टिगेट करती है कि हमें भी जितनी हमारी मुकद्दस इबादत की जगह हैं, हमें उनको बहुत ज्यादा वैल्यू करने के साथ साथ उनका ख्याल रखना, उनके सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उनकी पाकीज़गी का ख्याल रखना, ये हमारा काम है। बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। ये ननकाना साहब की बहुत मशहूर है। और अगर मेरे शहर की बात की जाए तो मेरे शहर की बात ये मशहूर है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे 3 ऐसे स्कूल हैं जिनकी हर साल बोर्ड में पोजीशन आती है, मैट्रिक बोर्ड में। और बहुत बहुत बड़े बड़े स्कूल्स, लाहौर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लोग, प्रोफेसर इस स्कूल को, उन स्कूल को विजिट करने आते हैं। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो उनको स्कॉलरशिप देंगे और उन कॉलेजेस में वो एडमिशन लेंगे। अच्छा मिस मरियम, आपने एक प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात की थी, तो वो क्या चीज़ है जो प्राइवेट टीचर को डिफर करती है, दोनों के दरमियान डिफरेंस पैदा करती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट? क्योंकि मैं खुद भी एक प्राइवेट सेक्टर से हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ डिफरेंस है, उनके अंदर क्या ऐसी मतलब उनका क्या ऐसा काम होता है जिनको निखार देता है उनके काम में। एक चीज मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट में ना हम जाके ये समझते हैं कि भाई हमने गवर्नमेंट सीट लेनी थी, वो हमें मिल गई। अब हम इस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने एक्चुअली गवर्नमेंट का जो एक स्केच बनाया हुआ है ना, वो बहुत डिफरेंट है। और जो प्राइवेट स्कूल्स की स्केचेस है वो बहुत डिफरेंट है। दो क्यों, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स होती हैं, इतने बड़े बड़े प्लेग्राउंड, इतने बड़े बड़े रूम्स और हर चीज होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा, बिल्कुल आप घर जैसा बना देते हो। स्कूल के टाइम के दौरान आप बैठ के कुछ भी खा रहे हो, बच्चा आपका पढ़ रहा है और आप खा रहे हो, तो ये कोई एथिकली एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कभी स्कूल को स्कूल नहीं रहने देते, आप स्कूल को वहां पे बिल्कुल अपना घर जैसे किचन और घर जैसा एनवायरनमेंट बना लेते हो। कोई निटिंग कर रही है मोहतरमा, उनको ये नहीं पता कि आपकी निटिंग से बच्चों को क्या फायदा मिलता है। आप ये निटिंग अपने घर के टाइम पे करो ना, या अपने अपने फ्री टाइम इस पे लगाओ। आप इस टाइम पे स्कूल में हैं, आप एक जॉब कर रही हैं, तो जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सर्विसेज के लिए आपको पे किया जा रहा है, वो सर्विसेज आप क्यों नहीं दे रहे? ये चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगती है। और फिर उनको ज्यादा एक्सपोजर इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि ऐसी टीचर्स अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग पे काम नहीं करती। गवर्नमेंट टीचर्स को मैंने बहुत कम देखा है कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग पे काम करें, जबकि प्राइवेट टीचर चाहता ना चाहता उसका इंस्टीट्यूशन ही उससे ये काम कराता है कि भाई आपने ये करना है। मतलब मुझे याद है कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने कभी भी जिसे कहते हैं ना कि स्पीचेस और इस तरह के काम में मैं बहुत खुद एक्टिव रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम करवा भी सकती हूँ। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ही हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे था और प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स चाहिए, और मुझे नहीं पता ये कैसे आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास स्टाफ बहुत अच्छा है और वो कर सकता है। तो हमें बहुत ही ज्यादा, सब बहुत लोग वेल एक्सपीरियंस थे। हम 3 से 5 लोग ऐसे थे जिनका 0 एक्सपीरियंस था और उनकी फर्स्ट जॉब थी, और हम सबसे यंग थे। और उन जितने एक्सपीरियंस लोग थे उन लोगों ने हमसे इतना काम लिया और हम सबको इतना पॉलिश कर दिया कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हमें क्या नहीं आता था।
या हम क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमसे स्पीचेस लिखवा ली, उन्होंने हमसे टैब्लोस करवा लिए, उन्होंने हमसे स्किट की परफॉर्मेंस करवा ली, उन्होंने हमसे वो सब करवा के देख लिया कि जिसको हमें शायद कभी भी ये चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमें ये नहीं आता था स्टेज की सेटिंग क्या होती है, स्टेज सेक्रेटरीज क्या काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि क्या काम करते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि आप नहीं भी करना चाह रहे ना, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक फियर जो होता है ना, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो मुझे जो एक डर होता है ना कि मुझे किसी को आंसरेबल होना है, कोई अकाउंटेबल पार्टनर है मेरा, मैं उसके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ही करवाया जाए, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी होगा तो इंडिपेंडेंट फ्लॉप हो जाएगा मेरा। जबरदस्त। अच्छा मिस, आप जिस इदारे से वाबस्ता हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन और इसको प्रेफर करते हैं, डिजिटल एजुकेशन को। थोड़ा सा बताएं कि ऑनलाइन स्कूलिंग और जो हम लोग ट्रेडिशनली ऑफलाइन स्कूलिंग या फिजिकल करवा रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? और रेहान स्कूल जो है वो कैसे डिफरेंस है बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूलिंग है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, क्या डिफरेंस है इनमें? ऑनलाइन में सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आता है ना, बच्चा अपने कंफर्ट जोन में सीखना शुरू कर देता है। आपको बच्चे को एक जिसे कहते हैं ना कि बच्चा अपने घर पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज में रहता है, और आप एकदम से जब उसको स्कूल में लेके आते हैं तो उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। ऑब्वियसली बात है कि आपको अपने घर जैसे एनवायरमेंट तो आपके स्कूल में नहीं मिलेगा ना। वो तो सबके लिए इक्वलिटी बेस पे रखा जाता है, और वही मिलेगा जो सब बच्चों को मिल रहा है। ऑनलाइन में बच्चे को ये फायदा हो जाता है कि अच्छा उसको अपने घर के अंदर अपने कंफर्ट एसी वाले कमरे में बैठ के अपने वेल फर्निश्ड रूम में या ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी क्लास ले सकता है और ये सारे काम कर सकता है। जी, उसको उसका प्लस पॉइंट है, मतलब उसको बाहर की गर्मी नहीं देखनी, उसको बाहर की सर्दी में नहीं जाना, और आराम से बैठ के अपने घर पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उनके पेरेंट्स 101 उनको देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, और टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर की टोन कैसी है, टीचर किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं, टीचर का डिलीवरेंस कैसा है, ये सारी चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन रहती हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है। बट ऑनलाइन का दूसरी तरफ ड्रॉबैक ये है कि आप बच्चे से फिजिकल कनेक्ट नहीं हो पाते, आपका वो जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है ना वो मिस रहता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा कनेक्शन समहाउ नहीं बन पाता। बहुत सारे बच्चों को आपके फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जिसमें बच्चा आपसे आके हैंडशेक कर ले, बच्चा आपकी फिजिकल स्माइल और एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीजें नोटिस करता है और ऑब्जर्व करता है। मुझे याद है आज भी कि मैं ग्रेड 3 में पढ़ाती थी मैथमेटिक्स को, तो बच्चे जब मुझे कॉपी करते थे ना तो हमेशा मेरे एक्सप्रेशंस को कॉपी करते थे। वो कॉपी करते थे मिस मरियम क्लास में एंटर कैसी होती है, और उसी की मिमिक्री करते थे। उन्होंने कभी नहीं मेरे बोलने का बताया था मिस मरियम ऐसे बोलती है। तो लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सीखा जाता है और बच्चे सीखते हैं, और ये चीज हमेशा ऑनलाइन में मिस हो जाती है। और जब आपको एक बॉडी के जो ना फिजिकल टच, जैसे मैंने बताया कि आप हैंडशेक कर लेते हैं, आप बच्चे को प्यार से जब थपकी देते हैं तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, आप उसको टेंजिबल गिफ्ट्स देते हैं या रिवॉर्ड्स देते हैं तो बहुत खुश रहता है। तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ा सा कनेक्शन वीकर होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल स्कूल। बट अगर हम फिजिकल साइड में बात करें तो फिजिकल साइड में हम पहले ये बात देखते हैं कि बिल्डिंग का बहुत खर्चा आता है, बहुत एक्सपेंस आता है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। मतलब आप हमेशा इसी चीज में परेशान रहते हैं कि बिजली का बिल कौन देगा, कहाँ से आएगा अगर हम एसी लगा लेंगे, फीस की इतने हमारे जो फीसिस हैं स्कूल की वो इतना हमें बजट नहीं दे रही कि हम जो है वो एक एक्स्ट्रा जनरेटर ही रख लेंगे, चलो फैन ही जो लाइट चली जाती है तो उसमें फैन ही बच्चे को पूरा मिल जाए। फिर वाटर फैसिलिटीज नहीं है हमारे स्कूल में प्रॉपर, मतलब हाइजेनिक बहुत बड़ा मसला है। वो टॉयलेट्स बहुत बड़ा मसला है हमारे स्कूल के, जो कि बहुत अच्छे और वेल फर्निश्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे बच्चों को शुरू हो जाते हैं। और हम जिसे कहते हैं ना लाइल्मी में बहुत सारे बच्चे इन प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये फैसिलिटीज नहीं है, और उनके ना होने की रीजन कुछ हम खुद हैं और कुछ हमारा बजट है। ये दोनों चीजें साथ साथ में है, मतलब अगर हम ही कुछ चीजों को बहुत ध्यान से और अच्छे से मैनेज कर लें तो चीजें शायद मिलकर हो रहे। मतलब अगर गवर्नमेंट आपको बिल्डिंग बना के दे रही है, आप उस बिल्डिंग की उतना ही ख्याल रखें जितना अपने घर का ख्याल रखते, तो ऑब्वियसली आप सारा काम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। टॉयलेट की क्लीनिंग अच्छी होती रहे, उनके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रहे, तो सारी चीजें मैनेज होंगी। लेकिन वहां जाके बच्चे भी उसको अपने हर चीज को राइट समझ के यूज करते हैं और समझते सिर्फ मैं ही यूज करूंगा दूसरा नहीं करेगा, तो फिर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जब हम ये समझे कि ये चीज सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी है, तो जब हम सबकी होगी तो हम सबको ही उसका ख्याल रखेंगे, तो ऑब्वियसली हम सभी उसको यूज कर रहे हैं। ये चीजें बहुत मैटर करती है फिजिकल में और
मतलब ऑनलाइन में ये चीजें नहीं होती। टीचर का फिजिकल में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ, एक फिजिकल बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, बच्चा रोज अपनी टीचर को देख के बहुत खुश होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्कूल में आते हैं क्योंकि उनके फेवरेट टीचर स्कूल में आता है, बस उनको पढ़ना नहीं है लेकिन उनका टीचर स्कूल में आता है इसलिए वो बहुत खुश है कि हम रोज उस टीचर को देखते हैं और मिलते हैं। मुझे अपना भी याद है कि मेरी एक टीचर बहुत फेवरेट हुआ करती थी, जब वो जा रही थी तो मुझे लगा कल से मैं स्कूल ही नहीं आऊंगी, आई हैव टू गो टू स्कूल, क्योंकि मेरा तो नॉर्मल स्कूल मैंने जाना ही जाना है, वो जा रही है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता होगा, बट हमेशा वो टीचर आपके एक जैसे कहते हैं ना कि अच्छी मेमोरी में रह जाती है। बहुत सारे टीचर रिप्लेस भी कर देते हैं लेकिन वो टीचर जो आपको पहला टीचर होता है उसका एक सर्टन स्टेटस है, वो वही रहेगा बच्चे के लिए, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है फिजिकल स्कूल्स में वो बहुत डिफरेंट है। वो हम कभी भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट पे फोकस रखते हैं, हमने कभी भी जो मीडियोकर या स्लो लर्नर पे फोकस नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्लास का टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, उसी के अंदर हमने काम करना है तो हम क्या करें। जबकि अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम कर लें तो हम जो हमारा बहुत अच्छा बच्चा पढ़ रहा है हम उसको थोड़ी 5 मिनट की टेंशन दे वो काम कर लेगा, और जो नहीं कर रहा उसको 10 मिनट ज्यादा दे दे तो क्या चला जाएगा। लेकिन हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते जिसकी वजह से हमारा बच्चा सफर कर देता। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जिसमें हमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो है उनका फ्यूचर सिक्योर हो। रेहान स्कूल जबरदस्त। सिस्टम दूसरे अच्छा। स्कूल से इसलिए है कि ये फर्स्ट एआई स्कूल है। यहाँ पे बच्चे को एज ए पर्सनल एंटिटी जो है वो लिया जाता है, कभी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं है। यहाँ 1-on-1 बच्चे को सेशन और गाइडलाइंस और जो अटेंशन मिलती है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि अच्छा ये बच्चा नहीं सीख रहा वो बच्चा सीख रहा है, भाई जो नहीं सीख रहा उस पर ज्यादा फोकस करना है ताकि वो भी उस बच्चे के मुताबिक सीख सके। बच्चे की आपस में जो एक कनेक्शन है वो मिस होते हैं, उनको इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। आपस की फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे पेयर लर्निंग पे फोकस करें, वो एक दूसरे से सीखे। क्योंकि जब हम एक दूसरे से सीखते हैं ना तो हम एक दूसरे को सिखाते हैं, और जो चीज हम सिखाते हुए सीखते हैं ना वो हम अपनी सेल्फ लर्निंग में कभी नहीं सीखते। ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे को यहाँ पे उसकी कम्युनिकेशन पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। अच्छा मैम, एक हम लोग जब भी रेहान स्कूल का कहीं पे बैनर पैनाफ्लेक्स या कोई एड देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है अब हर बच्चा कमाएगा 1 लाख महाना। ऐसा क्या होगा कि बच्चा जो है वो 1 लाख महाना कमाना शुरू हो जाएगा बच्चा, जबकि हमारी सोसाइटी के अंदर तो बड़ा जो है वो इतना नहीं कमा सकता। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सब जगह पे रेहान साहब का और रेहान स्कूल का ये स्लोगन है कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख कमाना, जिसका मतलब ये है कि एक दिन में नहीं बच्चा कमाना शुरू करेगा। क्योंकि अगर किसी बड़े की एग्जांपल लें, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी पीएचडी करके भी 35,000 50,000 की जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं हो रही, उसी का रीजन यहाँ पे रेहान स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाह रहे हैं। हर वो मसला जो कि मेरा आपका हमारे गली मोहल्ले का मसला है वो हमारा बच्चा सॉल्व करते हैं। अब वो कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से होगा, उसको वो पूरा प्रोसीजर स्कूल में फॉलो करवाया जाता है। और इसी प्रोसेस के दौरान ही बच्चा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हासिल कर लेता है, जिसमें बच्चा हर किसी का जो है वो कमाना शुरू कर देता है। जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी अब रेहान अर्निंग एकेडमी के नाम से एक एकेडमी जो है वो एक प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है रेहान ने लास्ट ईयर से, जिसमें हर वो बच्चा जिसने फाउंडेशन लेवल, जिसको हम एसीसीएल की बुक जो होती है उसने कंप्लीट करनी होती है फाउंडेशन लेवल में, आर्टिफिशियल कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन लिटरेसी के नाम से बुक इंट्रोड्यूस करवाई गया, उसको 6 महीने के अंदर बच्चे ने कंप्लीट कर लिया। आफ्टर 6 मंथ्स उस बच्चे के साथ जो है वो इस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने लेवल 2 तक अपने आप को इतना सेल्फ ग्रूम कर ले, इतना अलाइन हो जाए कि वो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सके। उसको पता चल जाए कि उसको एक कौन सा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो फिक्स करना है, जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और उसकी सराउंडिंग का वो बहुत बड़ा मसला है जो वो फिक्स कर सकता है। उसको कनेक्ट कराया जाएगा उन फॉरनर्स के साथ जो ऑलरेडी इस सर्टेन प्रॉब्लम पे काम कर चुके हैं, ताकि वो बच्चा उन फॉरनर्स के साथ मिलके उस प्रॉब्लम पे ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, उनके साथ सेशन अटेंड करे, उनके साथ गपशप करे, उनसे पूछे कि उन्होंने ये कैसे काम किया, ताकि वो उन सिनेरियोज को अपने इस एनवायरनमेंट में किस तरह फिक्स करके उनके प्रॉब्लम को ढूंढ सकता है, सॉरी सोल्यूशन को ढूंढ सकता है जो प्रॉब्लम फिक्स हो गए।
इसके बाद लेवल 2 में जाके बच्चा जो है वो अपने वाला पे जब काम करना शुरू कर देगा तो फिर उसको ग्रेजुअली एंड स्लोली हम जो है वो दूसरे फॉरेनर्स के कनेक्ट करते हैं। अब वहां से क्या होता है, बच्चे को लेवल 1 के अंदर 4 इंटर्नशिप करनी है, जिसमें पेड भी हो सकती हैं और नॉन पेड भी है, दोनों तरह की इंटर्नशिप है। अब वो जब इंटर्नशिप्स करता है ना तो बच्चे की फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। बच्चे को पहले नॉन पेड इंटर्नशिप सिखाई जाती हैं ताकि वो यहाँ हमारे साथ काम करना सीख जाए, ताकि मार्केट में जाने से पहले उसको अपने घर के मसले मसाइल, घर में सब लोग कैसे काम करते हैं उसको समझ में आना शुरू होता है। और फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली जब वो पेड इंटर्नशिप की तरफ जाता है फिर वो कमाना शुरू कर देता है, जिसमें कुछ पॉलिसीज हैं उसको वो फॉलो करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को, एंड देन ही कैन अर्न। एक्चुअल बच्चे की जो अर्निंग शुरू होनी है, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होनी है, वो लेवल 4 से स्टार्ट होनी है और फिर लेवल 8 तक वो अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे प्रॉपर इंशाल्लाह, और फिर वो अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो। अच्छा मिस, थोड़ा सा सिग्नल इशू भी आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक दो चीजें जो क्लियर हो जाएं आपके तवसत से। हम लोगों का यहाँ पे परसेप्शन जो है वो मैट्रिक की डिग्री, एफए की डिग्री और ये डिग्रीज बनी हुई है कि मैट्रिक का भी बच्चा जो है वो इतने नंबर लेके पास हुआ होगा और ये फिर आगे उसको जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे ऐसा क्या है कि मतलब डिग्रीज भी नहीं दी जा रही, लेकिन ये दावा भी किया जा रहा है कि ये बच्चा कुछ करने के काबिल हो जाएगा। तो या फिर कुछ ऐसा है कि मैट्रिक इक्वलेंट टू मैट्रिक या इक्वलेंट टू एफएससी इस तरीके से कुछ दिया जाएगा जो कि बच्चे किसी को दिखा सकेंगे या बता सकेंगे कि हाँ जी हमने ये अचीव किया है। तो ये क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को ना अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन एजुकेशन की सक्सेस की तरफ आने में कुछ 100 साल लगेंगे। जी मिस्टर ब्राउन, आप सही कह रही है, हमारा माइंडसेट ही अभी तक चेंज नहीं हो पा रहा कि हमें इस न्यू चेंजेस को, न्यू एरा की जो है रेगुलेशन है उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात वाकई में बहुत बड़ी एक रियलिटी और बहुत तल्ख हकीकत बनती जा रही है कि हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। जहां तक रही बात कि हम बच्चे को ऐसा क्या सिखा रहे हैं और बच्चा ऐसा क्या सीखेगा, तो हमारे बच्चे जो है, मैंने जैसे कि बताया कि उनको इस तरह से नर्चर किया जा रहा है कि वो फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरा मामू एक सियासत में है तो मैं भी सियासत में जाऊंगा, मेरा चाचू एमएनए है तो मैं तो एमपीए बनने जाऊंगा, और मेरे दादाजी जो है वो पीएम के जो है वो गवर्नर रह चुके हैं तो मैं अगला गवर्नर तो मैं ही पक्का हूँ। ये एक जो हेरिटेज सिस्टम चल रहा है ना, इसको खत्म करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे को प्रॉपर लीडरशिप स्किल्स उसकी बिल्कुल चाइल्डहुड से शुरू कराई जाए, ताकि बच्चे को पता हो कि लीडर्स ऐसे नहीं बनते, उनको खुद उस भट्टी से पहले निकलना पड़ता है, फिर उनको समझ में आता है कि लीडर्स कैसे बनेंगे। किसी से काम करवाने के लिए पहले खुद काम करना पड़ता है। आपको खुद उसकी सारी निटी ग्रिटीज का पता होगा तो आप किसी को बता सकेंगे ना कि ये चैलेंजेस को इस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे यहाँ तो अफसोस के साथ कि जो अभी हाल ही में एक सानहा गुजर रहे हैं, ये जब से सैलाब और ये सारे चेंज, क्लाइमेट चेंज कहाँ नहीं है, क्लाइमेट चेंज हर कंट्री फेस कर रहा है, बट हर कंट्री ने बहुत सारी जो करंट और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। नो डाउट हम इस चीज को नहीं रोक सकते, हम जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनको फेस करना ही करना है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी तो कम की जा सकती है। बिफोर द टाइम आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ले सकते हैं ना, लेकिन वो हम नहीं बता रहे, वो हम नहीं कम्युनिकेट कर रहे। रात भी माजरत के साथ मैं सुन रही थी कुछ ऐसी चीजें जिसमें वो मसूद साहब यही बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हर साल का डाटा पिछले साल से डिफरेंट होता है। तो भाई आप हर साल के डाटा को पिछले साल से कंपेयर करके उसका एनालिसिस क्यों नहीं करते? और बिफोर द टाइम जब आपको पता है कि ये लास्ट टाइम ये जुलाई में शुरू हो गया था, इस बार जून से ये डिस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो आप मई से ही प्रिकॉशन शुरू कर दें। आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करके एक रिपोर्ट क्यों नहीं बना देते? आप कुछ ऐसे लोगों को डेडिकेटेड इस काम पे क्यों नहीं लगा देते कि हमने अपने लोगों को बचाना है, हमने अपने इन चीजों को बचाना है ताकि हम आने वाले सालों के लिए सर्वाइव कर सके। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज को फेस करेंगी और वो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता रहेगा ये चीज, और ये कब रुकेगा नहीं पता। तो जिस तरह से रेहान साहब कहते हैं कि क्लाइमेट को फिक्स करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हमारा एटीट्यूड नहीं है कि हम उसको फिक्स कर रहे हैं। तो यही एटीट्यूड यहाँ के बच्चों को दिया जा रहा है ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को फेस तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के सोल्यूशंस की तरफ कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये उन्होंने ढूंढना है। और डिग्रीज की बात बाकी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं कराई जाती, लेकिन एक बच्चा जो कि 10 साल में हमारे साथ जुड़ा है,
18 साल की एज में जाके उसको एक एग्जाम देना है जो कि जीडी का एग्जाम, जो कि फिल वक्त हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इस तरह से एक बच्चा एक एग्जाम देगा और एग्जाम देने से उसका क्या होगा कि वो जीडी का एग्जाम हमारे पाकिस्तान में भी वैलिड है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी उसको एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद वो बच्चा मैट्रिक और इंटर की दोनों डिग्रीज को जो है उसके इक्विवेलेंट होगा और उसके बाद वो बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है उस जीडी की बेस पे। ये अभी करंट की जितनी भी बातें हैं वो मैंने शेयर की, जैसे पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी हमारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। बहुत जबरदस्त मिस। आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, बहुत माजरत के साथ। आधे घंटे का टाइम था लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा टाइम दिया। एक क्वेश्चन जो मेरे देखने वाले पूछना चाह रहे हैं आपसे कि रेहान अल्लाह वाला स्कूल कैसे इनकाउंटर किया आपने और इसकी जर्नी भी शेयर करें, वुड लव टू नो। रेहान वाला स्कूल जब मैं ग्रेजुएशन में थी और हर बच्चे की तरह मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि हम बिल्कुल एक फर्स्ट जिसे कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट थे कि पता नहीं ये डिग्री पाकिस्तान में चलती है कि नहीं चलती, क्योंकि ये डिग्री जो थी ना ये इंट्रोड्यूस थी यूएस एड की तरफ से और जो मेरा डिपार्टमेंट था वो यूएस एड का डिपार्टमेंट था। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि जब ये डिग्री इस तरह से चलेगी तो इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप होगा, क्योंकि अगर बाहर की कंट्रीज इसको फॉलो करिए और इसको एक्सेप्ट करिए तो पाकिस्तान वाले क्या कराएंगे। और फिर हम उस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, उनके यहाँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है, हम क्या करेंगे। तो तब मैंने 2016 में 17 में मेरी डिग्री एंड 2016 में मैंने फरिहान को सुनना शुरू किया, ऐसे सडन जैसे हम यूट्यूब पे ड्रामे देख रहे होते हैं तो ये सारी चीजें। तो मैंने जब ये देखना शुरू किया तो मुझे फरिहान की एक वीडियो नजर आई और उन्होंने बताया कि आप अपने मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं और इन दोनों एंड्रॉइड बहुत अच्छे से पाकिस्तान में आ चुके थे, सब एंड्रॉइड यूजर थे 2016 के अंदर। तो अच्छा मैंने सुन ली वो वीडियो, रोजाना मैं एक वीडियो सुनती थी और वो जिसे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन और वो सारी चीजें मिलती जाएंगी। अब मैं रोजाना एक वीडियो सुनती और 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट की मैक्सिमम वो वीडियो चलती तो मेरी मोटिवेशन एट द पीक होती कि हाँ मैं कल ही ये काम करूंगी। लेकिन अगले लम्हे जैसे वो वीडियो एंड होती तो मेरी मोटिवेशन जीरो हो जाती। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी तरह से ना सर यहाँ से एक बार बात करूँ ताकि मैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूँ या शायद मैं अपना आप एक्सप्लेन कर सकूँ, वो कोई वे आउट बता दे, कुछ ना कुछ कर दें, क्योंकि वो खुद तो कहते थे मैं कनेक्ट कराता हूँ, मैं इस तरह से एक दूसरे के साथ बात करा देते हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर लो और ये सारी चीजें। फिर साथ में दिल में ख्याल आता था कि इतने मिलियन फॉलोअर्स का बंदा मुझे क्यों रिप्लाई करेगा, मैं कहाँ और वो इतने सारे मिलियन में कहाँ नजर होगी कोई मरियम है उनको। बस इस डर से मैंने उनको कभी मैसेज नहीं किया। अब डरते डरते जैसे मैंने बताया मैं अपने गांव में शिफ्ट हो गई थी वापस 2024 के आई गेस, हाँ 2024 में क्या हुआ कि जनवरी में मैं ऐसे बैठी हुई तो मैंने ना फरहान की एक वीडियो सुनी, मुझे कुरंगी कैंपस बहुत फैसिनेट करता था, वो बहुत अच्छा था और ऐसे लगता था आप किसी स्पेसशिप में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं कहती थी या अल्लाह वो बचपन वापस कर दे, मैं दोबारा उस कुरंगी स्कूल में जाके एक दफा पढ़ लूँ, लेकिन वो हो नहीं सकता था। तो फिर ऐसे मैंने फरहान की एक वीडियो सुनी तो उन्होंने उसी वीडियो के नीचे बताया कि हमने अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, तो जो हमें यहाँ कराची में आके ज्वाइन नहीं कर सकते वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे जैसे लोगों के लिए कि जो जाना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन घर पे बैठ के भी ये सब सीख सकते हैं। फिर मैंने उस वीडियो के नीचे ही एक नंबर मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो ऑलमोस्ट कोई फरवरी का मंथ आ गया था जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि सोचते सोचते भी बहुत टाइम लग गया मुझे कि मैं करूँ ना करूँ, यही डिसीजन नहीं हो रहा था। और खैर फाइनली जब उनसे कांटेक्ट हुआ तो एक हफ्ते बाद उनका रिप्लाई आया कि आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है या फिजिकल में। तो मैंने बोला ऑनलाइन में। उन्होंने फिर आगे एक नंबर मुझे दे दिया कि इससे कांटेक्ट कर लो और फिर बात कर लो। अब मुझे लगा नहीं ये मुझसे मेरा कभी भी काम नहीं होगा, ये तो फेक है। लेकिन फिर भी मैंने ना 2 दिन के बाद उस नंबर पे मैसेज कर दिया जो नंबर मुझे फॉरवर्ड किया गया। जब मैंने मैसेज किया तो फौरन से मुझे कॉल आ गई एंड आई वाज सरप्राइज कि अच्छा ऐसा भी होता था। अभी इतने दिनों के बाद उन्होंने रिप्लाई किया जी कॉल फौरन आ गई। जब वो कॉल आई तो दौलत साहब फोन उठाते हैं और मुझे कहते हैं, मुझे नहीं पता था ये प्रिंसिपल है क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप कौन है। मैंने अपने बारे में बताया, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मुझे कहते हैं कैमरा ऑन करना, मैं वीडियो कॉल पे हूँ। मैंने कहा मैं तो इसे अप्रोप्रिएट अटायर नहीं है, मैं कैसे कैमरा ऑन कर दूँ। मैंने कहा अब 1 मिनट दे मैं कैमरा ऑन कर दूँ। तो मैंने फिर थोड़ा साइड पे जाके दुपट्टा शपट्टा लेके प्रॉपर मैंने कैमरा ऑन किया तो हमारी बात हुई। मुझे कहते मैं अभी ना 1:30 बज रहे थे तक, जुम्मे का दिन था, कहते अभी 1 घंटे बाद मेरी क्लास है, मैं लिंक भेज रहा हूँ मेरी क्लास ज्वाइन करूँ। मैं सरप्राइज के ऐसे कौन करता है भाई, पहले आप ये तो बताओ पढ़ाना क्या है, स्कूल क्या है, करिकुलम क्या है, क्या डिजाइन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। जूम का लिंक भेजा, मैं ज्वाइन कर दूँ।
मैंने कहा ठीक है भेज दे। अब उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मैंने 3 बजे वाली एक क्लास ली। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारी रात में 9 बजे फिर एक क्लास होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ली। अगले दिन मुझे कहते कि हमारी 3 क्लासेस होती हैं, सुबह में भी होती है 3 बजे, फिर 5 बजे भी होती है, फिर रात को 9 बजे भी होती है। रमजान थी तो इस तरह की कुछ टाइमिंग थी कि 3 से 5 एक चलती थी और एक 9 से 11 चलती थी, और एक उससे पहले सॉरी सुबह में थी 3 से पहले। तो मैंने वो तीनों क्लासेस दी। तीसरे दिन मुझे समझ आई ये तो बहुत ही मुश्किल होती है, और तीनों में एक ही बात होती है, डिफरेंट तो कुछ होता नहीं है, बस टीचर्स डिफरेंट नजर आते हैं। 2 क्लासेस सर दौलत लेते थे, एक सुबह 1 से 3 शायद थी या कुछ इस तरह से, और एक 3 से 5 वाली, ये दोनों सर दौलत लेते थे। 9 से 11 वाली में सर रहमत आ रहते थे, तो वो सर रहमत रहते थे। तीसरे दिन के बाद मैंने बोला नहीं ये टाइमिंग सूट नहीं करती। तो मुझे कहते अच्छा तुम छोड़ के जा रही हो? मैंने कहा नहीं मैं छोड़ के नहीं जा रही, लेकिन मैं एक टाइम पे आ सकती हूँ, मतलब मेरे लिए ये मुश्किल है 3 टाइम को ज्वाइन करना। कहते अच्छा कब आओगी? मैंने कहा 9 से 11 में। ठीक है 9 से 11 आ जाओ। अब 9 से 11 में हार्डली मुझे 1 हफ्ता हुआ होगा कि सर दौलत की कॉल शुरू हो गई। मैंने एक कॉल की, मैंने नहीं उठाई, दूसरी कॉल की, मैंने कहा इतनी रात को कॉल कर, 12 बजे के बाद कॉल करे, क्लास एंड हुई है और मैं काम कर रही थी अपनी क्लास का और मुझे कॉल करी। तो मैंने कॉल उठाई, मैंने बात की, तो मुझे कहते हैं तुम्हारे पास टाइम है? मैंने कहा हाँ जी है। अच्छा, ऐसी ही बातें शुरू कर दी उन्होंने मुझे, ये करना ये करना, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये कर दो वो कर दो। अच्छा मैंने वो काम उनको करके बताया, दे दिया। इसी तरह 2 दिन गुजरे, फिर एक दिन मुझे कॉल करके कहते हैं तकरीबन हमारी क्लास शुरू होने वाली थी, 8:30 कॉल आ गई उनकी। तो मुझे कहते तुम्हें गूगल शीट का पता है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, हाँ मैंने थोड़ी बहुत की भी है। कहते अच्छा ठीक है सही है। फिर उसके बाद हमने कोई 2-4 बातें और की, दूसरे टॉपिक्स पे उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, और करने के बाद मुझे कहते तुम्हारे पास स्कूल का एक्सपीरियंस है? मैंने कहा हाँ जी मैंने पढ़ाया है इस तरह। कहते अच्छा चलो ठीक है। बाद में ना क्लास शुरू हुई है, हमने मेडिटेशन की है, सर रहमत ने हमसे मीट एंड ग्रीट किया, और फौरन से तो दौलत का माइक अनम्यूट करके बोलते हैं आज हम गूगल शीट सीखेंगे और मरीम सिखाएगी। एंड आई वाज सरप्राइज कि मैंने तो कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया, मैंने कुछ देखा नहीं, कोई बात मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया। यू नो हमारा माइंडसेट बना होता है कि नहीं जब तक आप कुछ प्रिपेयर करके नहीं आओगे आप कुछ बोल नहीं सकते। यू नो हमें लेसन प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। करते करते जब ये टाइम मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं सिखाना शुरू करती हूँ। मैंने सिखाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटिन्यूसली 1 घंटा पूरी वो सिखाई, और विदाउट नॉन ब्रेक। और मैंने वो सिखाई, और सिखाने के बाद सर अहमद कहते हैं सीखने के बाद मिस मेरी मान मैंने आपसे कुछ सीखा है। एंड आई वाज लाइक इन द एयर कि अच्छा मेरी टीचर ने मुझसे कुछ सीखा, वो भी 1 हफ्ते के बाद। और मुझे कहते हैं कि मैंने ये पहली बार गूगल शीट देखी है, वरना इससे पहले तो मैंने कभी गूगल शीट तो देखी नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं था इसको कैसे यूज करते हैं। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि सर ने मुझसे कुछ सीखा है। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमने 3 से 5 वाले सेशन में आना है और उनके बच्चों को भी सिखाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन बच्चों को भी वहां जाके ये सिखाई और सारी बातें बताई। रात में मुझे सर रहमत ने ना एक चीज बताई, मुझे कहते हैं मिस वरी मैं ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बताइए, अगर कुछ रह गया तो आप हम जरूर सुनेंगे आपसे ना, और आप भी और सिखा दें। कहते नहीं मैं तो ये बताऊंगा कि ये जो लिंक्स आपने इतना थोड़ा लॉन्ग करके बताया था इसको शॉर्टली भी यहाँ से हम ले सकते हैं। तो जैसे वो 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो कॉपी लिंक आ जाता है ना वीडियो का, तो वो वाली चीज। मैंने कहा ठीक हो। तो इस तरह ये जर्नी शुरू हुआ, और उसके बाद फिर दूसरा चांस मुझे तब मिला कि ठीक 1 हफ्ते के बाद ईद आ गई। ईद के तीसरे दिन ना अप्रैल में एक इवेंट था करंगी कैंपस में 3 दिन कंसेक्यूटिव, और उसमें फॉरनर्स भी सर रेहान के दोस्त जो थे ना शैनन लिवर्जन और डैलविन ये सब आए हुए थे। तो सर दौलत ने कहा मरियम मैं तो क्लास में नहीं आऊंगा, तो आपने क्लास इंडिपेंडेंटली करनी है और बहुत ध्यान से करना, बहुत कुछ होता है। अब ये कह के वो चले गए और मुझे क्लास लाइव करके देखे। अब मेरे साथ बच्चे और मैं, सर अहमद भी नहीं, सर अहमद ने तो रात को आना होता था, हम तो दिन में क्लास कर रहे थे 3 से 5 वाली। अच्छा हमने वो क्लास की, बड़े अच्छे से हमारी क्लास चलती थी, और क्लास करने के बाद जैसे ही हमने एंड किया बच्चे बहुत खुश हुए, मिस आज हमने क्लास कर ली, आज तो हमने बहुत अच्छी क्लास कर ली। और ये वो ना अच्छा अब वो क्लास की 2-3 बार ना सर रेहान ने ऊपर वाले रूम में करगी में वो लैपटॉप लेके गए थे वहां देखी। फिर सर दौलत ने मुझे पूछा कि सर रेहान ने मुझे इस तरह आपके बारे में पूछा है, अब आप मुझे अपना पूरा एक इंट्रोडक्शन लिख के भेज दो ताकि मैं उनको आपके बारे में बता सकूँ। And then I got the chance to be the part of this family, and that's how I started this whole journey. माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग मिस। सिर्फ आखिरी सवाल पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इस इदारे के साथ अटैच होने की वजह से आपका वक्त कितना कीमती है। लास्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है मैम जो आपको लाइक 2024 मार्च से लेके अभी तक इसके साथ अटैच किए हुए हैं? हालांकि स्क्रीनिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस फॉर आवर हेल्थ टू,
तो ऐसी क्या चीजें जो आपके इसके साथ अटैच किए हुए और रखे हुए हैं और आप डे बाय डे मोर एनर्जेटिक और ज्यादा जो है वो मतलब एनर्जी के साथ आप इनके साथ काम कर रही हैं, आपको इसको क्विट नहीं करना पड़ा या आपने कभी सोचा नहीं इसको क्विट करने का, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इसके साथ जोड़ के रखी हुई है अभी नहीं, क्विट इंशाल्लाह मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है इस सिस्टम की, मैं जो करना चाहती थी ना इस सिस्टम ने वो सब करवा लिया। और अभी मतलब मुझे बहुत बड़ा ख्वाब था मेरा कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि दुनिया जाने, मैं मरूं और दुनिया जाने की कोई मरियम थी। मैं जिस सिस्टम को छोड़ूं तो अब वो सिस्टम के लोग तक याद है कि हाँ एक मरियम यहाँ काम करती होती थी, और मेरी कहानियां सुनाए लोग कि वो कैसे काम करती थी, क्या काम करती थी, क्या चीजें होती थी। मेरे स्टूडेंट्स याद रखें कि हाँ हमारी कोई ऐसी फैसिलिटेटेड थी, और वो किस तरह से बोलती थी या क्या चीजें करती थी ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी याद रहनी चाहिए कि आप एज ए इंडिविजुअल एंटिटी बहुत डिफरेंट थे और बहुत सारी चीजें करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम ने बहुत एक्सपोजर दिया, जो कि मैं कहती हूँ कि मेरा 8 साल का स्कूलिंग, टीचर लाइफ और सारी चीजें एक साइड पे है, और ये 1.5 साल एक साइड पे है, जिसका मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगी कि यहाँ और उस 18 साल की सारी चीजों में इसका कोई जोड़ नहीं। नो डाउट उस सिस्टम ने मुझे बहुत सारी चीजें दी जिसमें मुझे बहुत अच्छी कम्युनिकेट, मतलब अगर मैं नहीं पढ़ती अच्छा तो शायद मैं इतनी जल्दी बहुत अच्छी कम्युनिकेटर ना बनती, शायद मैं इतनी अच्छी सवाल जो थोड़ी बहुत मैं अच्छे कर लेती हूँ वो ना कर पाती, शायद मैं थोड़ी सी जो डिलीवरेंस अच्छी है या लोग मुझे कहते हैं कि आपकी डिलीवरी अच्छी है तो ये कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए ना होते। लेकिन एक्सपोजर, कनेक्शन और आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना मैंने इस सिस्टम से सीखा। आपको डिफरेंट चीजें कराने का हौसला इस सिस्टम से सीखा। आपको सिर्फ ये अपने अंदर की चीजें एक्सप्लोर करनी है। हम एक जैसी चीजें कर करके बहुत थक जाते हैं, हम कुछ डिफरेंट नहीं करते। यहाँ पे सिस्टम में ये चीज बहुत अच्छी है, जब आप थक जाते तो आप कहते हैं मैं कर लिया बस, वो कहते हैं अच्छा ये कर लिया अब दूसरा काम कर लिया, अब ये कर लिया अब ये कर लिया। मतलब एक ही इंसान से 10 मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है मैं किस चीज में अच्छा हूँ और मुझे क्या चीजें नहीं करनी। और ग्रेजुएली एंड स्लोली वो खुद को बता देता है कि मैंने सिर्फ ये चीजें मैंने इंटरेस्टेड हूँ और इस चीज को मैंने करनी। जबकि हमारी रेगुलर सिस्टम ऐसा नहीं होता। हमसे कभी नहीं पूछा जाता कि आपने बायोलॉजी पढ़ानी है, आपने उर्दू पढ़ाना है, आपने समाज पढ़ानी है, भाई समाज की टीचर चलेगी जाके समाज पढ़ा। आपको नहीं आती आप कैसे पढ़ा लोगे? आप कैसे बच्चे को बता सकते हो कि इस्लाम क्या है जबकि आपको खुद ही बहुत अच्छे से चीजें नहीं पता। तो ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। फिर हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम नहीं करते। यहाँ इस सिस्टम में ये बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है। नो डाउट प्राइवेट सेक्टर में हम हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और जबरदस्ती हमसे करवाया जाता है कि आप एक अटायर में अच्छे लगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं, जिसमें कि हमारा बच्चा जो है वो ओवर बर्डनाइज है बुक्स के साथ, बैग्स के साथ, कॉपीज के साथ। लेकिन हमने इस चीज को कभी नहीं फोकस किया। हम सब इस सिस्टम से निकल के आए और इस सिस्टम से जुड़े रहने की मेरी वजह ये है कि ये बहुत डिफरेंट है और मैं बहुत डिफरेंट ही करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस सिस्टम से कि हाँ जो मैं करना चाहती थी वो यहाँ से कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिस्टम से अब बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। अब एक दुनिया, शायद मैं कह सकूँ तो बहुत अच्छी बात होगी कि पूरी दुनिया जानती है कि हाँ कोई मरियम है जो रेहान स्कूल सिस्टम में बैठ के कोई काम कर रही है, चाहे वो थोड़ा सा करी है लेकिन अब सब इतना तो जानते हैं। तो ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं और बहुत सारे कमेंट्स करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सब ये इस चीज़ के पीछे हैं और जिन्होंने ये स्ट्रेंथ दी कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। सो बहुत कुछ है जो कि मैं शायद अल्फाज में उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रही जितना कुछ मैं फील करती हूँ। मैम आप जिस तरीके से काम कर रही हैं इंशाल्लाह आप सिस्टम के साथ जुड़ी रहेंगी और आपके तवज्जुह से हम भी जुड़े रहेंगे और अंडर योर सुपरविजन इंशाल्लाह मिलके कुछ बहुत अच्छा करने का इरादा रखते हैं हम लोग भी। और बाकी ये है कि लास्ट में एक छोटा सा मैसेज जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए आप देना चाहें, देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो अभी खुद मुझे बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे मशवरे चाहिए। लेकिन मेरी एक सिर्फ छोटी सी लर्निंग है अभी तक, सिर्फ जो कुछ मैंने सीखा उसके हिसाब से कि आप कुछ भी करें ना बस ऑनेस्टी के साथ करें और करते रहें। हम कोई भी काम करते हैं ना हम उसके रिजल्ट्स के लिए सबसे पहले परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं ये करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा। जब तक आप कर नहीं लेते ना उसके रिजल्ट की फिक्र नहीं करें। देखिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी खवातीन मुझे सुन रही हैं और समझती होंगी अच्छा ये गाँव की लड़की है
तो इसके तो घर वालों ने इसको कुछ कहा नहीं, पहले 10 साल बाहर भेज दिया था, तो इसलिए इसको ऑनलाइन में भी कुछ नहीं कहा, जबकि ऐसे नहीं है। मैंने अपने घर के अंदर अपनी फैमिली से बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया। मेरा भाई अभी तक मुझसे नाराज है और वो बहुत क्रिटिसाइज करता है मुझे अभी तक। इवन यहाँ तक कि हमारी लड़ाई होती है और वो हमेशा लड़ाई के एंड पे ये कहता है कि तुम यहाँ स्कूल को छोड़ दो, तो फिर ठीक है। तो मैं ये कहती कि तुमसे लड़ लूंगी लेकिन इस सिस्टम को नहीं अभी छोड़ना। तो तुम एक दिन मानोगे कि हाँ मैं सही कर रही थी। तो मुझे उस दिन का अब इंतजार है कि जब वो ये कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही करिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिस्टम में मेरे बाबा की बहुत सपोर्ट रही है। वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मेरे साथ जो है वो ऑब्जर्व तो नहीं मैं कहती, लेकिन करने की मुझे हौसला हिम्मत देते रहते हैं। उन्होंने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। हाँ कुछ सर्टेन लिमिटेशन ज़रूर हैं, बस वो लिमिटेशन मुझे लगता है कि हर किसी को याद रखनी भी चाहिए और उनकी बाउंड्रीज उनके साथ रहनी चाहिए। बट बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और करते रहें और बहुत अच्छा करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो रिजल्ट्स से परेशान होने से पहले करना शुरू कर दें, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे और आप परेशान नहीं। मिस मरियम, आपके कीमती अल्फाज और कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिया। आपकी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि अगर नीयत साफ हो और जज्बा मजबूत हो तो एक छोटे से गांव से निकलने वाला शख्स भी आलमी सतह पे जा सकता है। मैं मरियम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया और हमें कीमती बातें सिखाई। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके ख्वाबों को हकीकत में बदले और वो मज़ीद हमारे लिए जो है वो रोशनी का मीनार बन सके। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा किसी नए सितारे के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।